नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑफ सेमेस्टर नंबर 4। इसकी फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस करेंगे दैट टॉक्स अबाउट रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड कंटेम्पररी मेन स्ट्रीम अप्रोचेस, दैट इज न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आता है ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली ये यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर इस यूनिट के मैं बाइफिकेशन की बात करूं तो जो ग्लोबलाइजेशन टॉपिक है दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। तो हम डिस्कस तो इसमें करेंगे पर आपको रेफरेंस वहीं से लेना है, ठीक है। एंड बाकी जैसे रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड मेन अप्रोचेस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन द डिटेल, एज वेल एज हम ग्लोबलाइजेशन में इन डिटेल ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज रियलिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम रियलिज्म की बात करें तो रियलिज्म का मतलब क्या है? इन द रियलिटी, मतलब आप हाइपोथेटिकल अप्रोच से हटके आप रियल अप्रोच को अपना रहे हो कि एग्जैक्टली क्या चीज है, इंस्टेड ऑफ कि कैसी चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब व्हाट ऑट टू बी नॉट द रियल अप्रोच, व्हाट इट इज द रियल अप्रोच, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या है उसको समझना, एग्जैक्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन कैसी है उसको समझना, और एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसको समझना, दैट इज रियलिज्म, ठीक है। तो अगर हम देखें क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड ट्रेडिशनल थ्योरीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। It offers realistic view of world politics, emphasizing that international relations are driven by struggle for power and survival in an anarchic system, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि किस तरीके से रियल लाइफ सिनेरियो अगर हम देखें तो उसमें क्या है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो किस तरीके से चलते हैं, वो चलते हैं स्ट्रगल फॉर पावर। ऑब्वियसली हर नेशन है वो पावर के लिए स्ट्रगल करता है कि मतलब वो मोर पावरफुल हो जाए, एज वेल एज जो नेशन है वो स्ट्रगल करता है फॉर द सर्वाइवल। अगर कोई वीक नेशन है तो अपने सर्वाइवल, अपने एक्सटेंस के लिए स्ट्रगल करता है। तो दिस इज हाउ द इंटरनेशनल रिलेशंस आर मेंटेन्ड। तो जो पावरफुल नेशन है वो क्या करेगा, वो डोमिनेट करेगा ऑन द वीक नेशन, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, रियलिज्म assume that the international system is conflicting prone, that states are primarily actors and security and national interest are the core concerns of every state, ठीक है। तो ऑब्वियसली हर स्टेट मतलब हर नेशन का जो मेन कंसर्न है, जो मेन प्राइमरी कंसर्न है वो क्या है, वो सीधी सी बात है कि भाई जो प्राइमरी एक्टर्स हैं वो स्टेट है, हम समझ चुके हैं। एज वेल एज जो सिक्योरिटी और जो नेशनल इंटरेस्ट है, मतलब सिक्योरिटी ऑफ द पर्टिकुलर नेशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, वो दोनों ही एक मेन प्राइमरी एस्पेक्ट है ऑफ एवरी नेशन, ऑफ एवरी स्टेट, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो हिस्टोरिकल ओरिजिन अगर देखें तो रियलिज्म जो है वो बेसिकली क्लासिकल फिलोसफी एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट दोनों ही में इसका जो है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है, हिस्टोरिकल रूट्स मिलती हैं, ठीक है। तो अगर क्लासिकल रूट्स देखें तो क्या है, तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले जो आते हैं द स्कॉलर, द रिसर्च एक्टिविस्ट, दैट इज थ्यूसिडाइड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ही हैज रिटन द बुक, मतलब ही हैज रिटन द अकाउंट्स फॉर व्हाट, फॉर द कंफ्लिक्ट बिटवीन दीज टू स्टेट्स, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है कि इन्होंने एक अकाउंट्स मेंटेन करे कि एग्जैक्टली क्या, किस तरीके से रियलिस्टिक फिगर्स क्या थे फॉर द कंफ्लिक्ट बिटवीन दीज टू स्टेट्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वो क्या करता है, वो वही करता है जो कर सकता है, और वीक क्या है, वीक जो नेशन है, वीक जो स्टेट है वो सफर करता है फॉर द वीक, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, उसके बाद आते हैं निकोलो मैकियावेली, ठीक है। दैट इज एडवोकेटेड फॉर रैशनल स्ट्रेटेजिक गवर्नेंस ओवर मॉरल एंड आइडियलिस्टिक रूल, ठीक है। तो बेसिकली मतलब क्या है, रैशनल मतलब क्या होता है कि बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर रीजन, बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर फैक्ट्स, एंड एज वेल एज स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सिचुएशन, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी को फॉर्म करके उसके हिसाब से गवर्नेंस होना चाहिए, रेदर देन कि मॉरल और आइडियलिस्टिक रूल के हिसाब से चलने के बजाय आपको फैक्ट्स और के हिसाब से एज वेल एज बेस्ड ऑन सम लॉजिक आपको गवर्नेंस करना चाहिए। दैट इज द मेन रियलिस्टिक प्रिंसिपल, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, थॉमस होब्स, दैट इज describe the state of nature as a condition for perpetual conflict. This idea inspired realistic notion of anarchy in the international politics, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा, तो अकॉर्डिंग टू हिम इट इज बेसिकली द स्टेट ऑफ अ नेचर, कि मतलब क्या है कि अगर हम लॉ और गवर्नेंस को साइड कर दें तो हम पर्टिकुलरली क्या देखेंगे, इट इज अ परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल द नेशन, मतलब ऑल अगेंस्ट ऑल, जहां पर जो वीक है वो डोमिनेट हो जाता है बाय द स्ट्रॉन्ग, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। देन अगर मॉडर्न थिंकर्स की हम बात करें, दोज वर द क्लासिकल थिंकर्स, अब मॉडर्न थिंकर्स की अगर बात करें तो क्या आता है, हंस मॉर्गेंथ्यू की अगर बात करें, ही हैज रिटन द बुक दैट इज पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ठीक है। तो ही इज आल्सो कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखें तो ईएच कार, दैट इज द 20 इयर्स क्राइसिस, ही हैज रिटन दिस बुक, एंड देन केनेथ वॉल्ट्ज, द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स,
he has written this book, ठीक है। तो बेसिकली he was the father of neorealism and structural realism, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो these are the modern thinkers, ठीक है। तो ये मॉडर्न थिंकर्स की लिस्ट है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो कोर एजम्पशन अगर देखें कि क्या है रियलिज्म का जो कोर एजम्पशन है डिपेंडिंग ऑन द क्लासिकल एज वेल एज मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्टेट सेंट्रलिज्म, मतलब स्टेट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब क्या है, जो एक गेम चल रहा है, एक नाटक चल रहा है बिटवीन द इंटरनेशनल रिलेशंस, उनको मेंटेन करने के लिए, तो उसमें जो मेन एक्टर्स हैं वो क्या है, वो स्टेट्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। देन जो assumption है दैट इज एनार्की, मीनिंग क्या है, द इंटरनेशनल सिस्टम लैक्स अ सेंट्रल अथॉरिटी, नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, ठीक है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है, बल्कि हर स्टेट क्या कर रहा है, दूसरे स्टेट के साथ अगर वो डोमिनेंट है तो उस दूसरे स्टेट को सप्रेस कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, सेल्फ हेल्प सिस्टम, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ग्लोबल अथॉरिटी स्टेट्स मस्ट रिलाई ऑन देमसेल्फ, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेल्फ हेल्प इज द बिगेस्ट हेल्प, ठीक है। तो अगर कोई भी गवर्नेंस नहीं है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस नहीं है, तो स्टेट को अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है, नेशनल इंटरेस्ट। अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात करें तो स्टेट एक्ट इन परस्यूट ऑफ देयर ओन सर्वाइवल, पावर एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्टेट की जो नेशनल इंटरेस्ट है, मतलब जो स्ट्रेटेजिक गोल्स है फॉर द डेवलपमेंट एंड पावर का इंक्रीमेंट, उस पे हर किसी का एम है या गोल है, ठीक है। देन उसके बाद आगे आता है क्या, पावर पॉलिटिक्स, दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द कॉम्पिटिटिंग स्टेट्स, ठीक है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो बेसिकली क्या है, वो स्ट्रगल है बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स जो कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो रैशनल एक्टर्स अगर देखें तो जो स्टेट्स हैं वो रैशनल एक्टर्स भी हैं एज वेल एज यूनिटरी एक्टर्स भी हैं, जो कि कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान कर सके, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अब आता है क्या, सिक्योरिटी डिलेमा अबाउट द स्टेट, कि वन स्टेट सिक्योरिटी इंक्रीजेस थ्रेटन्स अदर्स लीडिंग टू आर्म्स रेस, ठीक है। तो अगर एक स्टेट जो होगा वो पावरफुल हो जाएगा, उसकी सिक्योरिटी डिफेंस सर्विसेज अगर अच्छी हो जाएंगी, तो क्या करेगा, उसके जो नियर बाई स्टेट्स हैं, मतलब नियर बाई जो कंट्रीज हैं, वो क्या होंगी, वो एक आर्म्स रेस में लग जाएंगी, मतलब अपने एमिनेशंस को स्ट्रॉन्ग करने लगेंगी एज कंपेयर टू द नेबर स्टेट, ठीक है। तो वही होता है हर सिचुएशन। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, टाइप्स ऑफ टाइप्स देखें तो पहला हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है। तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, द अबाउट द ऑथर ऑफ द क्लासिकल रियलिज्म। देन उसके बाद आगे चलते हैं, ह्यूमन नेचर इज इनहेरिटेंटली सेल्फिश एंड पावर सीकिंग। तो ऑब्वियसली जो ह्यूमन नेचर है वो ऑब्वियसली हर कोई कहता है कि इंसान जो है स्वार्थी है, एज वेल एज वो अपने आप को मोर पावरफुल बनाना चाहता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, कंफ्लिक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस इज अनअवॉइडेबल ड्यू टू ह्यूमन फ्लॉज, ठीक है। तो जो ह्यूमन की कमी है, मतलब जो ह्यूमन के अंदर, जो ह्यूमन नेचर के अंदर लालच है, उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन द इंटरनेशनल रिलेशंस, उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। देन उसके बाद क्या आता है, मोरालिटी शुड नॉट गाइड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो मोरालिटी जो है वो फॉरेन पॉलिसी को गाइड नहीं करती, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। देन जो सेकंड टाइप आता है दैट इज नियो रियलिज्म, मतलब क्या है कि एसोसिएटेड विद केनेथ वॉल्स, ठीक है। देन पावर स्ट्रगल इज नॉट रियल बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बट एनार्किक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी या फिर दिस रियलिज्म, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्ट्रगल है वो बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर नहीं है, बल्कि एनार्किक स्ट्रक्चर की वजह से स्ट्रगल है इन द इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है, एम्फसाइजेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज अमंग द स्टेट, ठीक है। तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज है बिटवीन द स्टेट्स व्हिच मेक्स वन स्टेट मोर पावरफुल देन द अदर, वो इन्होंने एम्फसाइज किया। देन उसके बाद क्या आता है, एक्सप्लेन्स इंटरनेशनल आउटकम बाय पोलैरिटी, मतलब सबसे पहला इसमें क्या आता है, यूनिपोलैरिटी, मतलब वन डोमिनेंट पावर, जहां पर एक ही डोमिनेंट पावर है इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। देन बाइपोलैरिटी, जहां पर दो मेजर पावर है, एग्जांपल यूएसए, यूएसएसआर, ठीक है। देन उसके बाद मल्टीपोलैरिटी, मतलब जहां पर मल्टीपल कॉम्पिटिटिंग पावर्स एग्जिस्ट करती हैं इन द इंटरनेशनल स्फीयर, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, कंसेप्ट ऑफ रियलिज्म को अगर समझे तो सबसे पहले कंसेप्ट में क्या आता है, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। मतलब क्या है, द मैकेनिज्म वेयर स्टेट फॉर्म अलायंस टू प्रिवेंट एन स्टेट फ्रॉम डोमिनेटिंग, ठीक है। तो जहां पर क्या है, सपोज दैट कि एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप है, उससे बचने के लिए, उससे अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ मल्टीपल स्टेट्स हैं, जो स्मॉल स्टेट्स हैं या फिर स्मॉल नेशंस हैं, उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया ताकि वो उसके सामने टिक पाए, ठीक है। देन उसके बाद लीड्स टू स्टेबिलिटी बाय चेकिंग हेजेमोनिक एम्बिशंस, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं तो इससे क्या है, स्टेबिलिटी की एक सिचुएशन आती है। देन उसके बाद आगे आता है तो क्या, सिक्योरिटी डिलेमा, मतलब व्हेन वन स्टेट्स बिल्ड अप आर्म्स फॉर इट्स ओन डिफेंस अदर फील थ्रेटन्ड एंड डू द सेम, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब एक स्टेट जो है आर्म्स पावर बढ़ाता है, तो ये आसपास के पड़ोसी देश को लगता है ना कि कहीं वो उस पर ही अटैक ना कर दे, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, जो आसपास वाले देश होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और वो भी आर्म्स पावर बढ़ाने लगते हैं, और इससे क्या होता है,
जो आर्म्स की रेस है वो बढ़ जाती है, उससे पर सिक्योरिटी नहीं बढ़ती बल्कि जो टेंशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। देन उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो बिकॉज स्टेट को अपने लिए सेल्फ हेल्प करना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो क्या है, रियलिस्टिक बिलीव दैट स्टेट मस्ट एक्ट इन देयर ओन स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इवन एट द कॉस्ट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, ठीक है। तो बेशक मॉरल प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, पर स्टेट को इस तरीके से स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए कि उनकी स्ट्रेटेजी, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो ग्रो होता रहे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आता है क्या, रिलेटिव गेन्स। तो स्टेट बेसिकली जो है वो टेक्निकली अपने गेन के लिए सिर्फ मैटर नहीं करता उन्हें, बल्कि उनको इस चीज में मैटर करता है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो कितना राइज कर रहा है, या फिर दूसरा स्टेट जो है, जो दूसरा स्टेट है वो उनसे ज्यादा अच्छे से राइज कर रहा है या उनसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो बेसिकली कंपैरेटिव रेस है बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, क्या आता है, रियलिज्म इन प्रैक्टिस दैट इज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले इवेंट एंड केस लिखा हुआ है अबाउट कोल्ड वॉर, ठीक है। कोल्ड वॉर वाज नॉट द मिलिट्री पावर वॉर, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में हुआ था, बैलेंस ईच अदर थ्रू पावर पॉलिटिक्स एंड न्यूक्लियर डिटरेंस, ठीक है। तो बाइपोलैरिटी की पावर थी, जहां पर यूएसए एंड यूएसएसआर दो पावरफुल एसोसिएशन थी, और जहां पर वो चीज क्या थी, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही थी थ्रू पावर पॉलिटिक्स एंड न्यूक्लियर डिटरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद यूएस इन्वेजन ऑफ इराक, ठीक है, दैट इज ड्रिवन बाय परसीव्ड नेशनल इंटरेस्ट, ऑयल स्ट्रेटेजी, डोमिनेंस एंड सिक्योरिटी, जिसकी वजह से अभी भी जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यूड है बिटवीन यूएसए एंड इराक। देन उसके बाद आगे चले, यूएसए, रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। तो रशिया एंड यूक्रेन क्या है, रशिया परसीव्ड नाटो एक्सपेंशन एज थ्रेट टू इट्स स्ट्रेटेजिक स्फीयर एक्टिंग टू सिक्योर इन्फ्लुएंस, ठीक है। रशिया और जो यूक्रेन में जो वॉर हुआ उसके पीछे रिजल्ट ये था कि जो नाटो था उसको एक्सपेंशन जो रशिया को था वो डेंजरस लग रहा था, और जो यूक्रेन था वो उसको ज्वाइन करना चाहता था, जिसकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो चाइना राइज एंड रियलिस्टिक सी इट एज अ चैलेंज टू यूएस यूनिपोलैरिटी पुशिंग टुवर्ड अ न्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है यूएस की यूनिपोलैरिटी, मतलब यूएस जहां पे सिर्फ डोमिनेंट स्टेट बनना चाहता है, तो उसको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लगती है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या आता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ रियलिज्म। अगर देखें तो स्ट्रेंथ क्या है, एक्सपीरियंस कंफ्लिक्ट वॉर एंड कंपटीशन वेल, ठीक है। तो रियलिज्म बेसिकली क्या है, वो वॉर को कंफ्लिक्ट है और जो कंपटीशन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बाद एम्फसाइजेस पावर एंड इंटरेस्ट व्हिच आर इन इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। तो जो पावर और इंटरेस्ट है इन इंटरनेशनल अफेयर्स उसको एम्फसाइज करता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, हेल्प अंडरस्टैंड स्टेट बिहेवियर इन क्राइसिस एंड वॉरफेयर, ठीक है। तो जो स्टेट का बिहेवियर है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस या फिर एट द टाइम ऑफ वॉर, को अंडरस्टैंड करने में रियलिज्म हेल्प करता है। एंड देन उसका वीकनेस अगर देखें तो इग्नोर कॉर्पोरेशन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेशंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको इग्नोर करता है। एंड देन नेग्लेक्ट्स नॉन स्टेट एक्टर्स, जो एनजीओ, स्टेट कॉर्पोरेशन, टेररिस्ट ग्रुप एक्सेट्रा, उनको इग्नोर करता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रियलिज्म जो स्टेट है इट इज द ओनली एक्टर ऑफ द इंटरनेशनल। देन उसके बाद आगे चलते हैं, ओवरली पेसिमिस्टिक एंड डिसमिसेस मोरालिटी एंड आइडियोलॉजी, ठीक है। तो मोरालिटी और आइडियोलॉजी को डिसमिस करता है, बिकॉज जो रियलिज्म के जो प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नेंस होनी चाहिए विद द फैक्ट्स, विद द सिचुएशन, उसको स्ट्रेटजी बिल्ड करनी चाहिए, और पर्टिकुलर रैशनल मतलब बेस्ड ऑन सम रीजंस उसको जो गवर्नेंस है उसको बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या है, फेल्स टू एक्सप्लेन पीसफुल इंटीग्रेशन दैट इज यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो जो यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन है दैट इज द पीसफुल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज, तो उसको एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या है, कंपैरिजन अगर देखें तो क्या है, तो ये बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था पहले कि रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म वगैरह जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरीज है उनके बीच में कंपैरिजन टेबल है। तो अगर रियलिज्म की बात करें तो उसका फोकस किस पे है, पावर, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर लिबरलिज्म की बात करें तो क्या है, इंस्टीट्यूशन पे फोकस है, डेमोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस पे फोकस है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें कंस्ट्रक्टिविज्म की तो आइडियाज, आइडेंटिटीज एंड नॉर्म्स पे फोकस है। देन अगर मार्क्सिज्म की बात करें तो इकोनॉमिक क्लास स्ट्रगल पे फोकस है। देन इसके बाद आगे चलते हैं, तो फेमिनिज्म की अगर बात करें तो दैट इज जेंडर एंड पावर के बेसिस पे उसका फोकस है। देन इसके बाद ये फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, तो ये फर्स्ट टॉपिक का हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये कंक्लूजन खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक ओवर हो गया। अब चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिबरलिज्म, अ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या है, लिबर्टी एसोसिएटेड विद द फ्रीडम, ठीक है। तो उसको अगर देखें तो वन ऑफ द मेजर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है इन इंटरनेशनल रिलेशंस that offers optimistic and cooperative view of global politics. It argues that despite the anarchic nature of the international system, peaceful cooperation is possible through democracy, trade, international institutions and shared norms, ठीक है।
तो बेशक एक एनार्की का सिस्टम है इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, जहां पर कोई एक सेंट्रिक पावर नहीं है। एनार्की का मतलब है कि एक कोई पावर नहीं है जो सबको रेगुलेट कर रही है या सबको गवर्न कर रही है, तो उसका एब्सेंस जरूर है, पर फिर भी उसके एब्सेंस होने के बाद भी जो रियलिज्म कहता है कि विदाउट स्ट्रगल कोई चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, जहां पर रियलिज्म के अकॉर्डिंग अगर इंटरनेशनल रिलेशंस है तो जो डोमिनेंट स्टेट है वो वीक स्टेट को क्या करेगा, वो हमेशा सप्रेस करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लिबरल पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो पीसफुली एग्जिस्ट कर सकते हैं इन द स्टेट ऑफ एनार्की एज वेल। कैसे? बाय डेमोक्रेसी, ट्रेड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड शेयर्ड नॉर्म्स के थ्रू जो है पीसफुल एग्जिस्टेंस, पीसफुल कोऑपरेशन इज पॉसिबल। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है हिस्टोरिकल ओरिजिन अगर देखें तो इंटेलेक्चुअल रूट्स हैं। So these are the propounders of the theory of international relations। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में समझना चाहते हो तो इसमें से दो या एक आपको मिनिमम याद होना ही चाहिए फॉर मेंशनिंग इन द आंसर शीट्स। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है कोर असम्पशंस ऑफ लिबरलिज्म। तो देखें तो इसमें क्या है, जैसे रियलिज्म में बोला था कि सिर्फ एक एक्टर है दैट इज द स्टेट, बल्कि लिबरलिज्म के हिसाब से क्या है मल्टीपल एक्टर्स हैं। कौन कौन? जो स्टेट के अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशंस, एनजीओ एंड इंडिविजुअल्स जो है वो मैटर करते हैं फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो रियलिज्म था वो सिर्फ ये कहता था कि भाई पर्टिकुलर स्टेट है जो कि एक एक्टर है फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस, और उसने क्या करा था, हमने अभी डिस्कस भी किया कि उसने जो अदर एक्टर्स हैं जैसे एनजीओ, टेररिस्ट ग्रुप एंड जो अदर कॉर्पोरेशन है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, उनको उसने इग्नोर किया था, बल्कि जो लिबरलिज्म है उसने सबको ध्यान दिया। फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन को अगर देखें तो इसमें क्या है, कंफ्लिक्ट इज नॉट इनेविटेबल, शेयर्ड इंटरेस्ट, इंटरडिपेंडेंस एंड इंस्टीट्यूशंस कैन रिड्यूस टेंशन। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, प्लस इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट, एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंस, एज वेल एज शेयर्ड इंटरेस्ट का अगर हम देखें तो अगर कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री का इंटरेस्ट बढ़ाए और उसके बदले में उस कंट्री का इंटरेस्ट बढ़े तो दैट विल बी द शेयर्ड इंटरेस्ट, और ऐसे केसेस में जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है वो पीसफुली हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस, तो इन्होंने इस चीज को एम्फसाइज किया, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, जो इंटरनेशनल लॉज को रेगुलेट करते हैं या बोलूं तो इंटरनेशनल नॉर्म्स बनाते हैं फॉर द कंट्री। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हेल्प, रेगुलेट बिहेवियर एंड प्रमोट पीस। ठीक है, तो इससे क्या होता है जो इंटरनेशनल स्टेट्स है, मतलब जो रिलेशंस है बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स, उसके जो बिहेवियर है उसको ये रेगुलेट करते हैं थ्रू मेकिंग द पॉलिसीज। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आता है क्या, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, डेमोक्रेसीज रेयरली गो टू वॉर विद ईच अदर। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो डेमोक्रेसीज है मतलब जो कंट्रीज हैं, जो स्टेट्स हैं, वो बहुत ही रेयरली एक दूसरे के साथ वॉर करेंगे अगर इस तरह की सिचुएशन रहेगी जहां पर इंटरडिपेंडेंस है, कॉमन शेयर्ड रिसोर्सेज है एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आता है क्या, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। तो ऑब्वियसली अगर इंटरडिपेंडेंस है इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, जैसे ट्रेड टाइज रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर वॉर, वॉर हार्म्स म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रेड टाइज है, सपोज दैट कि हमें एक बार्टर सिस्टम को समझाता हूं एक तरीके से, जैसे मान लो कि हमें कुछ टेक्निकल आइटम्स मिल रहे हैं फॉरेन से और हम कुछ अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे रहे हैं, तो दैट विल बी अ ट्रेड टाई। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो भी कंट्री हमें बेनिफिट कर रही है और हम किसी कंट्री को बेनिफिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन दो कंट्रीज में वॉर होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। एज वेल एज जो वॉर है, अगर इस फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि वॉर अगर है तो जो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी है, मतलब जिस भी कंट्री के बीच में अगर वॉर होगा तो उन दोनों की जो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी है उसको खत्म कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, कोऑपरेशन एंड रिफॉर्म। ठीक है, तो जो ह्यूमन नेचर है वो क्या है, वो अडेप्टिव होता है, वो हमेशा अडेप्ट करने की कोशिश करता है, अच्छी चीजों को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन नेचर है उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन है वो कैपेबल है किस चीज के लिए, लर्निंग के लिए, कॉर्पोरेट करने के लिए एक दूसरे से एंड रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आते हैं तो क्या है, वेरिएशन ऑफ लिबरलिज्म। वेरिएशन देखते हैं, सबसे पहले आइडियलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 ये इमर्ज हुआ एंड believed that war could be eliminated through international law and institutions। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म कि अगर हम चाहें तो वॉर जैसी को एलिमिनेट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेशनल लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस को फ्रेम करके, सपोज इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है, तो वैसे ही हम लॉ को एलिमिनेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ डिस्प्यूट इन द कंट्री जिसको हम लॉ के थ्रू कोर्ट्स में सेटल करते हैं, वैसे ही अगर डिस्प्यूट विद द स्टेट है या विद द स्टेट है, विद सम अदर कंट्री है, तो उस केस में हम इंटरनेशनल नॉर्म्स या फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जहां पर उस को सुना जाए। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट आता है नियो लिबरल इंस्टीट्यूशंस, मतलब
मॉडर्न वर्जन ऑफ लिबरलिज्म है एंड एक्सेप्ट एनार्की लाइक रियलिज्म बट बिलीव इंस्टीट्यूशंस कैन मिटिगेट इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो एनार्की को एक्सेप्ट करता है जहां पर कोई भी पर्टिकुलर रूलिंग नहीं है, कोई भी ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं है, वहां उसको एक्सेप्ट करता है। पर ये कहता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बॉडीज मेड बाय द मल्टीपल स्टेट्स की कंसेंट से जो बॉडी बनी है, वो इंस्टीट्यूशन है उस चीज को कम कर सकते हैं, एनार्की की को कम कर सकते हैं। ठीक है, मिटिगेटिंग का मतलब होता है कम। फिर उसके बाद आगे चले तो आती है बात किसी कंसेप्ट इन लिबरलिज्म। अगर कंसेप्ट देखें तो क्या है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। मतलब क्या है, डेमोक्रेसीज आर मोर पीसफुल टुवर्ड्स ईच अदर। ऑब्वियसली जो कंट्रीज हैं वो पीसफुल रहेंगी, जो डेमोक्रेसीज हैं वो एक दूसरे की तरफ पीसफुल रहेंगी। देन शेयर्ड नॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस चांसेस ऑफ वॉर। ऑब्वियसली चीज बिल्कुल है ही कि अगर कोई बंदा, जो कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ नॉर्म्स शेयर कर रही हैं, एज वेल एज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी उनके बीच में है, तो उस केस में जो उन दोनों के बीच में जो कंट्रीज हैं उनके बीच में वॉर के चांसेस जो है वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोपोनेंट है। देन उसके बाद आता है क्या, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। तो अगर इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन द स्टेट्स, जैसे इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो उनके बीच में पीस है वो बना रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो कि क्या करें, रूल्स को प्रोवाइड करें, रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड इनेबल कम्युनिकेशन एंड इनफोर्स कमिटमेंट्स, तो क्या होगा, वॉर का कोई कॉज बनेगा ही नहीं। ऐसा माना जाता है कि भाई अगर कोर्ट है तो आदमी लड़के रहे, ठीक है, तो कोर्ट में जाकर के अपने मैटर की सुनवाई करें और मैटर की सुनवाई करने के बाद वहीं पर डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रूल्स बनाए और अनसर्टेनिटी को बिटवीन द कंट्रीज उसको खत्म करें, एज वेल एज जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द कंट्रीज उसको एनहांस करें, एंड उसके बाद जो कमिटमेंट्स हुए हैं उसको इन्फोर्स करें, तो क्या होगा, वॉर के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन देख लो, दैट इज यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आओ तो क्या आता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी। मतलब जब बात आए एग्रेशन की तो स्टेट, जो व्यक्ति सही है, बोला जाता है ना कि जो व्यक्ति सही उसके लिए लड़े, तो वैसे ही तो स्टेट एग्री टू प्रोटेक्ट ईच अदर अगेंस्ट एग्रेशन। तो अगर एग्रेशन का मामला आ रहा है तो स्टेट्स जो है, जो एलीज एंड एनिमीज वाला कांसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो एलीज हैं वो एक साथ है फाइट करें। देन उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिबरलिज्म इन प्रैक्टिस अगर देखें तो रियल वर्ल्ड क्या है, सबसे पहले यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन है फॉर द पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस। देन उसके बाद यूएन एंड पीस कीपिंग। ठीक है, मतलब ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है प्रमोटिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी। देन उसके बाद यूएस चाइना ट्रेड रिलेशंस, दैट इज डिस्पाइट पॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस रिस्ट्रेंट्स कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को कम करेगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन एफर्ट्स, दैट इज स्प्रेडिंग डेमोक्रेसी सीन एज अ वे टू इंश्योर पीस। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को स्प्रेड करने से क्या होगा, पीस जो है वो बढ़ती है। देन एग्जांपल यूएस फॉरेन पॉलिसी। देन उसके बाद आओ तो आता है क्या, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लिबरलिज्म, जो हमने उसमें डिस्कस किया था रियलिज्म। ठीक है, तो स्ट्रेंथ अगर देखें तो कोऑपरेशन को एक्सप्लेन करता है, डिप्लोमेसी को एक्सप्लेन करता है, इंटरनेशनल लॉ को एक्सप्लेन करता है क्या, लिबरलिज्म। ठीक है, देन उसके बाद अकाउंट फॉर ग्रोइंग द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, तो जो इंटरडिपेंडेंस बढ़ रहा है और जो इंस्टीट्यूशंस के फॉर्मेशन हो रहे हैं उसको हेल्प करता है, उसको एक्सप्लेन करने में। देन उसके बाद फोकसेस ऑन नॉन स्टेट एक्टर्स एंड सिविल सोसाइटी। ठीक है, तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मतलब स्टेट के अलावा जो एक्टर्स हैं फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, उसको उस पे फोकस करता है, एज वेल एज सिविल सोसाइटी है जहां पर ह्यूमन इंडिविजुअल्स आते हैं उसको भी फोकस करता है। देन उसके बाद इंकरेजेस ग्लोबल गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ग्लोबल गवर्नेंस को इंकरेज करता है जहां पर एनार्की होने के बाद भी इंस्टीट्यूशंस गवर्नेंस की जा सके, एज वेल एज ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है कि ह्यूमन राइट्स भी कोई चीज है, बिकॉज लिबरलिज्म रिलेट्स टू लिबर्टी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। वीकनेस अगर देखें तो क्या है, टू आइडियलिस्टिक है, मतलब बेस्ड ऑन बहुत ज्यादा आइडियोलॉजीज पर बेस्ड है। ठीक है, तो अंडरएस्टिमेट्स द पर्सिस्टेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, तो जो पावर पॉलिटिक्स है उसको अंडरएस्टिमेट करता है। देन फेल्स टू प्रोटेक्ट वॉर्स बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड लिबरल स्टेट्स। ठीक है, तो जो लिबरल स्टेट और जो डेमोक्रेसी है उसके बीच में वॉर के प्रेडिक्शंस को फेल करता है। एंड देन ओवर रिलायंस ऑन इंस्टीट्यूशंस दैट समटाइम्स फेल। ठीक है, तो जब इंस्टीट्यूशंस पे ओवर रिलायंस हो जाए तो क्या होता है, वो फेल भी हो सकता है, तो उसकी वजह से जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, डजंट फुल्ली एक्सप्लेन अथॉरिटेरियन regimes behavior। ठीक है, तो जो अथॉरिटी बेस्ड बिहेवियर है ऑफ द डोमिनेंट नेशन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो दैट इज कंपैरिजन टेबल बिटवीन लिबरलिज्म एंड रियलिज्म। तो ये कंपैरिजन टेबल है, तो अगर एक्टर की बात करें तो लिबरलिज्म क्या बोला, स्टेट के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस है और एनजीओज है, प्लस अदर भी ग्रुप्स हैं जैसे इंडिविजुअल्स। ठीक है, और रियलिज्म में क्या बोला, सिर्फ स्टेट है। देन आगे चलते हैं,
फिर आता है क्या, व्यू ऑफ एनार्की। तो जो लिबरलिज्म ने बोला कि एनार्की होने के बाद भी मैनेज किया जा सकता है, और रियलिज्म क्या बोला, लीड्स टू सेल्फ हेल्प एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो एनार्की होने की वजह से क्या है, सेल्फ हेल्प है, आप अपनी हेल्प कर पाओ तो कर पाओ, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमन नेचर की अगर बात करें, ह्यूमन नेचर मतलब क्या है, जो लिबरलिज्म कहता है, क्या कहता है कि कैपेबल ऑफ कॉपरेशन है और ह्यूमन नेचर, ठीक है। और रियलिज्म कहता है क्या, सेल्फिश है, पावर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चले तो क्या है, रोल ऑफ मोरालिटी को अगर समझे तो इंपॉर्टेंट है फॉर लिबरलिज्म और सेकेंडरी है फॉर टू द सर्वाइवल फॉर रियलिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद कंफ्लिक्ट अगर देखें तो कंफ्लिक्ट रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। और जो रियलिज्म की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कंफ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर उसके बाद पीस अगर देखें तो पॉसिबल है बाय ट्रेड, डेमोक्रेसी एंड लॉ, और रियलिज्म के अकॉर्डिंग टेम्परेरी और फ्रेजाइल है, कभी भी पीस खत्म हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, ये कंक्लूजन देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कंक्लूजन खत्म हो, ठीक। अब चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंटेम्परेरी मेनस्ट्रीम अप्रोचेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट इज नियो रियलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म, ठीक है। तो अभी तक हमने समझा रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, अब नियो रियलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म को समझना है, जो कि मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। अब देखते हैं क्या है इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर देखें तो बेसिकली जो नियो रियलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म है, दोनों ही मेन स्ट्रीम थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं, बिकॉज ये हमारी टॉपिक का ही यही हेडिंग है। देन ये जो इवॉल्व हुए, ये 20th सेंचुरी में इवॉल्व हुए, इन द लेट 20th सेंचुरी। एंड देन उसके बाद अगर देखें तो दोनों ही चीजें, मतलब जो नियो लिबरलिज्म एंड नियो रियलिज्म जो दोनों ही हैं, वो एनार्की स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करते हैं, पर जो डिफरेंस है दोनों में वो सिर्फ इतना है कि किस तरीके से स्टेट एनार्की को रिएक्ट करेगा, किस तरीके से स्टेट जो है उस चीज को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो वो चीज का डिफरेंस है, ठीक है। तो स्टेट बिहेवियर का और कॉपरेशन का जो है डिफरेंस है, ठीक। देन उसके बाद नियो रियलिज्म को स्टडी करते हैं, तो ये ही वाज द डेवलपर, दैट इज कीनेथ वॉल्स, ठीक है। देन अगर assumptions देखें ऑफ नियो रियलिज्म के, तो एनार्की जो है वो स्ट्रक्चरल है, मतलब एनार्की इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, एंड इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो एनार्की है, बिकॉज देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी जो गवर्न करेगी या फिर जो रूल्स बनाएगी, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बट ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर की वजह से नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर, जो स्टेट के जो रिलेशंस है, जो स्टेट का फॉर्मेशन है, उसके स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। देन उसके बाद स्टेट्स आर रैशनल एंड यूनिटरी एक्टर्स, ऑब्वियसली हम ये समझ ही चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू द रियलिज्म प्रिंसिपल, जो स्टेट है वो ही एक सिर्फ एक्टर है, और वो अपने सर्वाइवल के बारे में ही सोचेगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो पावर द कंसर्न, तो हर व्यक्ति यानी कि हर स्टेट या हर कंट्री जो है वो पावर के लिए पागल है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या है, सिक्योरिटी डिलेमा इज अनअवॉइडेबल, जहां पर सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो अनअवॉइडेबल है, बिकॉज जैसे ही आपका पड़ोसी देश आपसे स्ट्रांग होने लगेगा, आप एक उसमें आ जाओगे कि भाई ये तो स्ट्रांग हो रहा है, हम पे अटैक कर सकता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, नो ट्रस्ट और लास्टिंग और कॉपरेशन, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्टेट्स जो हैं, जो कंट्रीज हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते, ना ही उनका कॉपरेशन जो है लास्ट करता है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो टाइप्स अगर देखें तो सबसे पहला डिफेंसिव रियलिज्म और ऑफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव का मतलब क्लियर है कि डिफेंस करना, जैसे स्टेट सीक इनफ पावर टू सर्वाइव, अपने डिफेंस के लिए कि अगर उन पे कोई अटैक करे तो वो डिफेंस कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफेंसिव मतलब स्टेट सीक्स मैक्सिमम इस पावर, स्टेट्स जो हैं वो क्या चाहती है कि पावर उनकी मैक्सिमाइज हो जाए और वो जो है दूसरे को डरा सके, धमका सके, ठीक है। देन उसके बाद रियल वर्ल्ड अगर एप्लीकेशन देखें तो आता है कोल्ड वॉर बाइपोलरिटी, हम डिस्कस कर चुके हैं, बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर एंड यूएस चाइना राइवलरी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ मतलब क्या है, एक्सप्लेन पावर पॉलिटिक्स, इवन डिस्कस कर चुके हैं, अलायंसेस एंड सिक्योरिटी डिलेमास, एंड देन यूजफुल इन एनालाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट, आर्म रेस एंड स्ट्रेटेजिक, ठीक है। तो बेसिकली क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आर्म्स की रेस क्यों हो रही है, और जो स्ट्रेटेजिक बिहेवियर है ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, उसको स्टडी करने में रियलिज्म पॉलिसी जो है वो हेल्प करती है। देन उसके बाद वीकनेस अगर देखें तो नॉन स्टेट एक्टर्स को इग्नोर करती है, लाइक यूएन, एनजीओ एक्सेट्रा, एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है उसको ये डिनाई करती है, एज वेल एज निग्लेक्ट्स इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स को निग्लेक्ट करती है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, अब हमारा जो कंसेप्ट आता है दैट इज नियो लिबरलिज्म, ठीक है, मतलब डेवलप्ड बाय रॉबर्ट केनोहैन, ठीक है। तो इनके द्वारा डेवलप हुआ। अब इसके कोर एजम्पशंस अगर देखें तो एनार्की जो है वो एग्जिस्ट करती है, मैंने कहा था कि नियो लिबरलिज्म हो चाहे नियो रियलिज्म हो, दोनों ही मानती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एनार्की एग्जिस्ट करती है, मतलब कोई भी सेंट्रल पावर नहीं है जो लॉ बनाए, ठीक है। तो दोनों ही एक्सेप्ट करती है, पर दोनों क्या करती हैं, स्टेट का बिहेवियर डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करती है। एक बात करता है किसकी, स्टेट के सर्वाइवल की, और एक बात करता है किसकी, कॉर्पोरेशन बिटवीन द इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो एनार्की एग्जिस्ट करती है, पर मैनेज हो सकती है कैसे, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है उनको बनाकर, ठीक है।
तो देन आगे चलते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो मैटर करते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो टेंशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं, ये ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो क्या है, स्टेट सीक एब्सोल्यूट गेन्स, कैसे, तो जो स्टेट की चाहत है वो क्या है, वो अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को डेवलप करना। तो अगर इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी तो स्टेट्स के बीच में वॉर की सिचुएशन घटेगी, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो क्या है, इंटरडिपेंडेंस प्रमोट्स पीस, तरीके से जैसे ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड इंस्टीट्यूशन क्रिएट शेयर्ड इंटरेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड रेसिप्रोसिटी मैटर्स, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी क्या है, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मॉनिटर कंप्लायंस एंड रिड्यूस चीटिंग, ठीक है। तो अगर ये सब नहीं होगा, चीटिंग नहीं होगी, कंप्लायंस होगा अबाउट द नॉर्म्स जो भी डिसाइड हो रहे हैं बिटवीन द स्टेट्स, तो क्या होगा, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस के थ्रू अगर ये हो गया तो वॉर खत्म हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद कंसेप्ट अगर देखें तो क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का इन्होंने कंसेप्ट बताया, किसने, नियोलिबरलिज्म ने, ठीक है। तो स्टेट एंड सोसाइटीज आर लिंक्ड थ्रू मल्टीपल चैनल्स लाइक इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, या फिर कहूं तो डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, वो एक दूसरे के साथ कई चैनल से लिंक्ड हैं, ठीक है। तो बिकॉज वो लोग लिंक्ड हैं और शेयर्ड इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से वो लोग पीसफुली कॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, रेजिम्स एंड नॉर्म्स का फॉर्मेशन अगर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करें तो उससे क्या होगा, बिहेवियर ऑफ द स्टेट को रेगुलेट किया जा सकता है, ठीक है। देन उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, अबाउट यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज ट्रीटीज, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वही सेम रहेंगी जो हमने डिस्कस किया था अभी तक, कि कॉर्पोरेशन किस तरीके से हैपन होती है। देन एम्फसाइजेस इंस्टीट्यूशन, रेजिम्स एंड ग्लोबल गवर्नेंस, इसको एम्फसाइज करता है थ्रू इंस्टीट्यूशंस। देन आगे चलते हैं, और ये नॉन स्टेट एक्टर्स को भी एम्फसाइज करता है, उस पर भी ध्यान देता है। देन वीकनेस अगर देखें तो स्टेट वैल्यू कॉर्पोरेशन मोर देन पावर, ये इसकी एजम्पशन है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, समटाइम्स ओवर एस्टिमेट्स इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस, तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंसेस है उसको ओवर एस्टिमेट करता है, कभी कभार वो उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। देन उसके बाद कांट एक्सप्लेन पर्सिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड पावर राइवलरीज, ठीक है। तो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता न्यूलिबरलिज्म की, भाई कॉन्फ्लिक्ट्स अभी तक क्यों चल रहे हैं, अगर ऐसा है तो, एज वेल एज जो पावर कॉन्फ्लिक्ट है जहां पर पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री को दबाना चाहती है, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है क्या, कंपैरिजन टेबल बिटवीन नियो रियलिज्म। तो कंपैरिजन टेबल अगर देखें बिटवीन नियो रियलिज्म वर्सेस नियो लिबरलिज्म के हम कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हु वाज द डेवलपर, देन नेचर ऑफ एनार्की, दोनों ही इस चीज पे एग्री करते हैं। देन उसके बाद मेन एक्टर्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन भी डिस्कस कर चुके हैं, व्यू ऑफ कॉर्पोरेशन भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड देन पावर पर्सपेक्टिव को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद आगे चलते हैं, ट्रस्ट अमंग स्टेट का एस्पेक्ट है, जिसमें नियोलिबरलिज्म क्या कहता है कि लिटिल नन है, मतलब कि लिटिल टू नन है, मतलब बहुत कम है या फिर नहीं है, ना के बराबर बिटवीन द स्टेट्स। और नियोलिबरलिज्म के हिसाब से जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके थ्रू ट्रस्ट डेवलप हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट और पीस ऑफ फोकस अगर देखें तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है अकॉर्डिंग टू नियो रियलिज्म वो इनएविटेबल है, मतलब उसे हटाया नहीं जा सकता, और जो लिबरलिज्म है उसके हिसाब से पीस है वो अचीवेबल है थ्रू कॉपरेशन। देन ये दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, इसी के साथ हमारे टॉपिक यहाँ पर ओवर हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसका अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज, पीपल, इकोनॉमीज एंड कल्चर थ्रू द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, कैपिटल अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स, ठीक है। मतलब क्या है, ग्लोबलाइज करना किसी एक चीज को, फॉर एग्जांपल कि कोई फॉरेन की कंट्री यहाँ पर एस्टेब्लिश होना और यहाँ की कंट्री फॉरेन में एस्टेब्लिश होना, तो बेसिकली इंटरडिपेंडेंस बढ़ाना, ठीक है। और जो सर्विसेज, गुड्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको स्प्रेड करना अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स, मतलब अपने नेशन के बाहर भी, ठीक है। देन उसके बाद अगर आगे चले तो क्या आता है, डेफिनेशन अगर देखें तो वर्ल्ड बैंक, दिस इज हाउ वर्ल्ड बैंक डिफाइंस ग्लोबलाइजेशन। तो क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज अ ग्रोइंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज इन अ इंटरनेशनल स्फेयर इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है ये सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे किसी एक डेफिनेशन को मेंशन कर देना फॉर बेटर मार्क्स। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो फीचर्स अगर देखें तो क्या आता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बढ़ेगा, बिकॉज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसे होगा, जब एक कंट्री की जो इकोनॉमी है वो हेल्प करेगी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में, ठीक है। तो जैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स एटसेट्रा। देन उसके बाद आगे चले, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसके अकॉर्डिंग इंस्टेंट कम्युनिकेशन वाया इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क्स एटसेट्रा। तो ये क्या है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो बेसिकली इनोवेशन इन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। एंड देन कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, जैसे शेयरिंग ऑफ आइडियाज, लैंग्वेज,
म्यूजिक, फैशन एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, लेबर मोबिलिटी। तो अगर लोग चाहें तो माइग्रेट करके दूसरी जगह पे जाते हैं जहां पर वर्क अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, दैट इज माइग्रेशन ऑफ पीपल फॉर वर्क, एजुकेशन और बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज। देन उसके बाद पॉलिटिकल कॉपरेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज लाइक यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ एंड डब्ल्यूएचओ, ठीक है। तो यूएन बेसिकली यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली इनको आप एक्सप्लेन करोगे थोड़ा थोड़ा। देन आगे चलते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अगर देखें तो क्या है, प्रोटो ग्लोबलाइजेशन, दैट इज 15 से 18 सेंचुरी, जहां पर क्या हुआ, यूरोपियन कोलोनिज्म हुआ एंड अर्ली ट्रेड नेटवर्क्स जो है वो बने, ठीक है। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन, जहां पर स्टीमशिप्स, रेलवेज एंड टेलीग्राफ एटसेट्रा डेवलप हुए इन 19th सेंचुरी। देन उसके बाद मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट 1945 जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, दैट इज वुड सिस्टम एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन, दैट इज 1990 से आगे तक, ठीक है, अबाउट इंटरनेट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी एंड ग्लोबल फाइनेंस एटसेट्रा। देन उसके बाद डायमेंशंस अगर देखें तो क्या है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, मतलब जहां पर मार्केट्स को बूस्ट किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो क्या आता है, टेक्निकल ग्लोबलाइजेशन, जहां पर टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट, कम्युनिकेशन एटसेट्रा को एनहांस किया जा रहा है, जैसे एआई, स्मार्टफोन वगैरह, ठीक है। देन उसके बाद कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल मतलब जहां पे कल्चर्स को, एक दूसरे के कल्चर को समझा जा रहा है, कल्चर को एक्सपेंड किया जा रहा है और उस कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ ग्लोबल कल्चर, हॉलीवुड, पासपोर्ट एटसेट्रा। देन उसके बाद आगे चलते हैं, देन आता है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, ट्रेड एटसेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली पॉलिटिकल मतलब जहां पर एक देश दूसरे देश के पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हेल्प करता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो क्या आता है, सोशल ग्लोबलाइजेशन, जहां पर क्या है, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स कैंपेन, वर्ल्ड वाइड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड मीडिया, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो क्या आता है, बेनिफिट्स एंड पॉजिटिव इंपैक्ट्स अगर देखें तो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प मिलती है, बिकॉज जो मार्केट है वो ओपन हो जाती है, प्लस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी डिफरेंट रेंज में अवेलेबल हो जाती है। देन टेक्नोलॉजिकल एक्सेस बढ़ जाता है, टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ जाती है। एंड देन कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, एक्सपोजर टू न्यू कल्चर्स, हमें दूसरे कल्चर के बारे में जानने को पता लगता है, फूड और ट्रेडिशंस के बारे में। देन चीपर गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज मल्टीपल कंपनी सर्विसेज और गुड्स देने को अवेलेबल रहती हैं, तो कस्टमर के पास ऑप्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट और गुड्स एंड सर्विसेज है वो चीप हो जाती है, ठीक है। देन इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इंप्रूव हो जाती है। देन उसके बाद इंटरनेशनल कॉपरेशन, तो जो कंट्रीज हैं जो ट्रेड में इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर हैविंग अ शेयर्ड इंटरेस्ट, तो शेयर्ड इंटरेस्ट होने की वजह से दे विल नॉट गो इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अब चैलेंजेस अगर देखें तो क्या है, वाइडनिंग इनइक्वालिटी, बिकॉज जो नया अपब्रिंगिंग है, नया जो स्टार्टअप है उसको थोड़े से कंपटीशन ज्यादा फेस करना पड़ता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, दैट इज सेट टू लोकल लैंग्वेज, ट्रेडिशंस एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। तो जो कल्चर है, जो लोकल लैंग्वेज और ट्रेडिशंस है ऑफ द पर्टिकुलर नेशन, ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री, उसको थोड़े थ्रेट्स है बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है बिकॉज ऑफ कंजम्पशन एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलें तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होता है बिकॉज ऑफ मोर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, उन्हें लो वेजेस पे काम करना पड़ता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, अब आता है लॉस ऑफ सोवरेनिटी, बिकॉज सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, जब आपके ऊपर कोई भी देश का रूलिंग नहीं हो, मतलब आप अपने मर्जी के मालिक हो। तो बेसिकली जब ग्लोबलाइजेशन जैसा कंसेप्ट आता है, तो जब आपकी इकोनॉमी दूसरे देश के ऊपर, दूसरे देश की कंपनीज के ऊपर स्टेबल हो जाए, या फिर कहूं तो दूसरे देश की कंपनी के ऊपर टिक जाए, तो उससे क्या साइड इफेक्ट होता है, उससे ये इफेक्ट होता है कि डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली वो आपको रूल करने लगता है, ठीक है। तो उसके पॉलिसीज में आप आ जाओगे। फिर उसके बाद आगे चलें तो क्या है, ग्लोबल क्राइसिस एंड स्प्रेड, ग्लोबल क्राइसिस स्प्रेड फास्टर, अगर फाइनेंशियल क्रैश हुआ, पेंडेमिक्स हुआ, तो ऐसे जो कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज इफेक्ट होती है एक साथ, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया को अगर समझें तो क्या है, पोस्ट 1991 से क्या हुआ, ओपन इकोनॉमी टू एफडीआई, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन हो गया, ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के लिए ओपन हो गया, ठीक है। देन रैपिड ग्रोथ इन आईटी सेक्टर एंड सर्विसेज, तो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर था, जिसको हम बोलते हैं कि जो बीटेक ग्रेजुएट्स थे उनके लिए थोड़ा सा मार्केट खुल गया, एक्सपेंड हो गया, एज वेल एज इंक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ फॉरेन ब्रांड्स एंड एमएनसीज, ठीक है। तो जो एमएनसीज थी, मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या मल्टीनेशनल कंपनीज, वो और साथ ही साथ फॉरेन ब्रांड्स जो थी वो अवेलेबल हो गए इन इंडिया। देन आगे चलते हैं, अब पॉजिटिव आउटकम्स अगर देखें तो क्या है, जॉब्स बढ़ी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ एंड मिडिल क्लास का जो है वो अपलिफ्टमेंट हुआ। देन उसके बाद कंसर्न्स अगर देखें तो रूरल सेक्टर में जॉबलेस ज्यादा लोग हो गए, बिकॉज जो भी ग्लोबलाइजेशन का सेटअप हुआ वो अर्बन एरियाज में हुआ, ठीक है। देन उसके बाद कल्चरल वेस्टर्नाइजेशन, मतलब वेस्टर्न कल्चर जो है इंडियन कल्चर पे हावी होने लगा,
एज वेल एज ग्रोइंग इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी बढ़ गई, रिच और पुअर का डिफरेंस बढ़ गया, ठीक है। देन थ्योरीज अब देखें क्या है, तो रियलिज्म के अकॉर्डिंग इट इज अ टूल फॉर पावरफुल स्टेट टू डोमिनेट, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, द टूल, अगर रियलिज्म की हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन इज अ टूल ऑफ अ पावरफुल स्टेट टू डोमिनेट ऑन द वीक स्टेट, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ठीक है। देन लिबरलिज्म की अगर बात करें, sees it as beneficial for cooperation and interdependence, ठीक है। तो लिबरलिज्म की बात करें जहां पर पीसफुल रिलेशंस पॉसिबल हैं बिटवीन द स्टेट्स, तो उसके लिए तो ग्लोबलाइजेशन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहां पर इंटरडिपेंडेंस और कोऑपरेशन जो कंट्रीज का है वो बढ़ जाता है एक दूसरे के प्रति। देन मार्क्सिज्म की अगर बात करें, क्रिटिसाइजेस इट एज अ ग्लोबल कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइटिंग द पुअर, ठीक है। तो मार्क्सिज्म क्या कहता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक्सप्लॉइटेशन का एक रास्ता है। देन उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें, फोकस ऑन हाउ ग्लोबलाइजेशन शेप्स आइडेंटिटी एंड नॉर्म्स, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ड्राइविंग ग्लोबलाइजेशन। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को ड्राइव करते हैं, मतलब पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं। तो पहला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, ठीक है। देन उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स जो करेंसीज और लोन को देता है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, देन वर्ल्ड बैंक क्या है, जो कि फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाता है। देन उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जो कि प्रमोट पीस, ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटसेट्रा को हेल्प करता है, एज वेल एज देन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट इज कोका कोला, एप्पल, अमेजॉन एटसेट्रा, जो डिफरेंट कंट्रीज में जिनकी बॉडीज रजिस्टर्ड हो और वर्किंग हो, ठीक है। देन उसके बाद आओ तो एक कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है आफ्टर दिस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ओवर हो जाता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारा यूनिट 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ सेमेस्टर नंबर 4 इज ओवर। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।